नमस्कार। राजस्थानी साहित्य बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत गौरा बादल चरी चौपाई काव्य को हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है, जिसके रचनाकार हैं हेमरतन। चित्तौड़ के राजा रतन सेन और उनकी रानी पद्मावती के जीवन चरित्र को आधार बनाकर यह रचना लिखी गई है। रचना का प्रारंभ चित्तौड़ के वर्णन, राजा रतन सेन के वर्णन, राजा रतन सेन की पटरानी प्रभावती के वर्णन, उनके विवाद का वर्णन, पद्मिनी के विवाह का संकल्प लेकर चित्तौड़ त्यागना, सिंघल द्वीप पहुंचकर पद्मिनी से विवाह करना, पद्मिनी से विवाह करके वापस चित्तौड़गढ़ लौटना और उनके जीवन में प्रेम और आनंद की वर्षा का वर्णन हम अभी तक अध्ययन कर चुके हैं। इसके पश्चात राघव चेतन व्यास का एक विशेष घटनाक्रम में प्रवेश होता है और जो घटना घटित होती है उससे राजा रतन सेन रुष्ट हो जाता है और राघव चेतन को चित्तौड़ का त्याग करना पड़ता है। राघव चेतन व्यास चित्तौड़ त्याग करके दिल्ली आ जाता है और वहाँ अलाउद्दीन खिलजी का राज्य होता है। वहाँ अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त करके राजा राघव चेतन है जो अलाउद्दीन के बहुत नजदीक हो जाता है और षड्यंत्र करके वह अलाउद्दीन के मन में पद्मिनी के प्रति आकर्षण पैदा करता है। पद्मिनी का पता पूछने पर पहले तो वो उसे सिंघल द्वीप का पता बताता है, जहां सिंघल द्वीप पर आक्रमण करता है। आक्रमण करने के लिए प्रस्थान करता है, लेकिन सेना की व्यवस्था के कारण उसे वापस लौटना पड़ता है। और उसके पश्चात जब अन्य पद्मिनी के बारे में पूछता है तब राघव चेतन अपने मूल उद्देश्य पर आता है और वह कहता है चित्तौड़ के राजा रतन सेन की रानी पद्मिनी है। और इसकी बात को सुनकर अलाउद्दीन चित्तौड़ पर आक्रमण की तैयारी करता, अपना सेना लेकर आ जाता है और वहां सेना 27 लाख की सेना के लेकर आता है, लेकिन वो सेना चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण तो कर देती है, लेकिन उसे किसी प्रकार की विशेष सफलता नहीं मिलती। तब राघव चेतन उसे कहता है कि युद्ध करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, हमें किसी कूटनीति का सहारा लेना होगा। और वह रतन सेन को यह संदेश भेजता है कि मैं आपके यहाँ आकर भोजन करना चाहता हूँ, गढ़ देखना चाहता हूँ, आपकी रानी पद्मिनी के हाथ से भोजन करके मैं अपनी सेना को वापस लेकर चला जाऊंगा। और वह रतन सेन उसके प्रस्ताव को स्वीकार करता है। अलाउद्दीन गढ़ में प्रवेश करता है, गढ़ को देखता है, भोजन करता है, पद्मिनी को देखता है और वापस प्रस्थान करते समय वह षड्यंत्र पूर्वक राजा रतन सेन को गिरफ्तार कर लेता है और उसे अपनी कैद में डाल देता है। चित्तौड़ में यह संदेश भेजा जाता है, यदि आप अपने राजा को चाहते हैं तो मुझे पद्मिनी सौंप दीजिए। चित्तौड़ में राजा रतन सेन के पश्चात राजकुमार वीरभान सत्ता संभालता है। वह पद्मिनी से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उसके मन में भी यह है कि पद्मिनी के कारण ही मेरे माता का अपमान हुआ था और वह यह चाहता है कि मैं किसी तरीके से पद्मिनी को वापस भेज दूं। पद्मिनी को वापस लौटाने के पश्चात मेरी माता को पटरानी का मिल जाएगा। जब यह बात पद्मिनी के पास पहुंचती है तो वह बहुत दुखी होती है और वह कहती है मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूंगी, लेकिन मैं अलाउद्दीन के पास नहीं जाऊंगी। तब वह
के एक वीर गौरा के पास जाती है और उसे अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी मान और मर्यादा को रक्षा करने के लिए उससे निवेदन करती है। गौरा अपने भतीजे के लिए कहता है कि हम दोनों मिलकर करेंगे, और बादल जो गौरा का भतीजा है वह आता है और दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। वह किले गढ़ पर जाता है और गढ़ में यह कहता है कि हमें ऐसा कोई उपाय करना है कि जिससे राजा भी बच जाए, राजा भी लौट आए और हमें पद्मिनी को भी नहीं देना पड़े। तब उनका पुत्र वीरभान है वो इसके लिए तैयार हो जाता है कि इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि राजा रतनसेन भी लौट आए और हमें पद्मिनी को भी नहीं भेजना पड़े। यहाँ तक, और इस बात को सुनकर बादल उसकी बहुत प्रशंसा करता है। बहुत संक्षेप में मैंने इस कथाक्रम को यहाँ तक बताया है। इसके आगे के कथाक्रम को आज हम देख रहे हैं। राजा छूटे पद्मिनी रही, इन पणी बातें कुण न गई। बादल बोले कुंवर सुनू, करियो ऊपर वासई। कि पद्मिनी रह जाए, राजा रतनसेन भी लौट आए, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मैं, वहां कहता है बादल कि मैं लश्कर में जाता हूं और पूरी बात करके आता हूं। और वह राजकुमार वीरभान को प्रणाम करके घोड़े पर चढ़कर वह अलाउद्दीन के खेमे की तरफ आने लगता है। उसने बहुत सारे, यहाँ उसका सुंदर वर्णन किया गया है। आयुध अंगी सहु साबता, उसने पूरे शरीर पर समस्त शस्त्र अस्त्रों को धारण कर रखा है। पहिरणी वस्त्र नवा, और बहुत ही सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हुए हैं। आवई एकलमल असवार, और वह इक्का सवार के, एकलमल असवार वह सवार जो अपने साथ किसी सेना को नहीं रखता, जिसे इक्का सवार कहा जाता है, वह इक्का सवार के रूप में अलाउद्दीन की खेमे की तरफ आता है। और ऐसा लगता है जाने अभिनव अग्नि कुमार, ऐसा लगता है जैसे हनुमान आ रहे हों, ठीक उसी प्रकार वह वहां प्रवेश करता है। जब अलाउद्दीन की देखता है कि वहां से कोई एक राजपूत एकलमल असवार आ रहा है, तब वह उसे बात करने के लिए, उससे संदेश प्राप्त करने के लिए अपने दूत को भेजता है और यह पूछने के लिए भेजता है कि यह दूत यहाँ क्यों आ रहा है। जब दूत उससे जाकर बादल से मिलता है, तब यह बादल कहता है कि मैं बादशाह से बात करने के लिए आया हूं और मैं कल सुबह पद्मिनी को यहाँ लेकर आऊंगा। आलम शाह यदि मेरी मंत्रणा को मानते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, या मैं आलम शाह के लिए ये अच्छा रहेगा कि वह मेरी बात को माने। और दूत जाकर अलाउद्दीन खिलजी को यह संदेश देता है। और इसकी बादल की बात को सुनकर, वह बादल के संदेश को सुनकर अलाउद्दीन बहुत प्रसन्न होता है। वह अलाउद्दीन खिलजी इस प्रसन्नता के बाद बादल को अपने खेमे में, अपने सेना का जो पड़ाव है उसमें बुलाता है। माही तेड़ाविय दे बहुमान, दीठू अस्पति अति स्मान, तेज तपई ब्यूहू तनि घणी, आलम सा दीव बेसू। और उसके व्यक्तित्व को देखकर अलाउद्दीन खिलजी बहुत प्रसन्न होता है और वह उसे बहुत मान सम्मान देता है और अपने सामने उसे आसन भी देता है। अलाउद्दीन के सामने बादल बैठता है और उसे पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है और तुम किसकी तरफ हो, या तुम किसकी सेना के सैनिक हो। और यह भी पूछता है तुम्हारा यहाँ आने का क्या कारण है। क्या
तुम्हें, वह कहता है क्या तुम मेरी सेना में आना चाहते हो? क्या तुम्हें वहां गढ़ में मान सम्मान नहीं मिलता है? तुम मेरे पास क्यों आए हो, या तुम्हारा मेरे पास आने का तुम्हारा क्या कारण है? तब अवसर देखकर बादल बोलता है, और जब बादल बोलता है तब अलाउद्दीन यह समझता है कि यह अवश्य ही कोई बहुत बहादुर सैनिक है। नाम ठाम सब निर्ता कया, माहो माई बिनय गह गैया, बादल बोलई आदर करी, सामी बात सुन महारी। और जब बादल यह बात करता है तब वह कहता है, दोनों जब उससे उसके नाम पता पूछ लेता है अलाउद्दीन खिलजी, तब उस अलाउद्दीन खिलजी की बात को सुनकर अलाउद्दीन बादल की बात को सुनकर बहुत प्रसन्न होता है, और तब बादल यह कहता है, आप मेरी बात सुनिए। और यह कहता है, यहां जो प्रसंग है उस प्रसंग के संबंध में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह वास्तविक घटना नहीं है। जो प्रसंग का उल्लेख किया जा रहा है या जिस घटना का वर्णन किया जा रहा है या पद्मिनी का यहाँ जो प्रसंग है, वह प्रसंग वास्तव में सत्य प्रसंग नहीं है। केवल अलाउद्दीन को भुलावे में रखने के लिए, अलाउद्दीन को एक धोखा देने की दृष्टि से एक झूठी कथा बादल कहता है, एक असत्य कथा रखता है। और हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो संबंध में पद्मिनी के संबंध में जो बात कही वह बात सही नहीं है, वह केवल एक काल्पनिक बात है जो बादल उसके सामने रखता है ताकि पद्मिनी के संबंध में उसके मन में और भाव जागृत हो और वह पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद पर जाकर कोई भी कार्य कर दे। इसलिए, और उसका एक ही उद्देश्य था, मैं किसी भी प्रकार से न तो पद्मिनी को दूंगा और न ही राजा रतन सेन को छुड़ाऊंगा। इसलिए वह एक काल्पनिक कथा को यहाँ अलाउद्दीन के सामने प्रस्तुत करता है। इस संबंध में हमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पद्मिनी का जो यहाँ प्रसंग है वह प्रसंग काल्पनिक है। और वह क्या कहता है, देखिए। अब यहाँ से जो मैंने आपको कहा प्रसंग, वो क्या प्रसंग है देखिए। पद्मिनी मेली प्रधान, सुबट न मेले निज अपना। क्या पद्मिनी ने मुझे भेजा है। और पद्मिनी क्या कहती है, पद्मिनी दीठो जब तू उतरेठी, जब से पद्मिनी तुम्हें अपनी दृष्टि से देखा है, भीम तू निज जाली है, अपनी जाली के नीचे जब से तुम्हें देखा है, तिनी दिन थे चिंतई इसू, और उस दिन से उसके मन में यह चिंता हो रही है या वह इस प्रकार का विचार कर रही है, कामदेव ने कहूं कि अलाउद्दीन तो साक्षात कामदेव का अवतार है। पुनः आपको इसी बात का वर्णन करते हुए कह रहा हूं, यह बिल्कुल काल्पनिक कथा है जो बादल अलाउद्दीन को भुलावे में रखकर कह रहा है। धनते नारी तनु अवतार जहनी आलम छे प्रताप। और वह इतना भी कहता है कि वह स्त्री बहुत धन्य है जिसका अलाउद्दीन के समान पति है। विरह व्याकुल बैठी रही, निसी दिन सुनने तुझ नहीं ले। वह दिन पर विरह व्याकुल होकर बैठी हुई है और दिन में ही तुम्हारे ही सपने देख रही है, और उसने बहुत अपने मुंह को ढक रखा है, विलाप कर रही है, और उसकी आंखों से तुम्हारे वियोग में आंसू बह रहे हैं। क्योंकि और जब से तुम्हें देखा, जब से तुम चले गए हो, तब वह बहुत उदास है, और तुझसु कोई हूँ अधिराग रातु जाने प्रवालेगा। और ऐसा लगता है मानो उससे तुमसे प्रेम हो गया है। पद्मिनी मणि अधिको प्रेम तय करवाइए मई मुख के। और जो जितना वह प्रेम करती है वो तो मुझे मेरे मन मुख से आपको मुझे कैसे कहला सकती है। आलिम आलिम करते वह हमेशा आलम शाह या अलाउद्दीन खिलजी वह आपका नाम लेती रहती है। मुझसु बात समुझते कही, उसने पूरी बात मुझे कही है। तुझनु आव्यो सुनी पठान, हे पठान तुम सुनो, जब से तुम आए हो तेह प्रतय दीदू बहुमान, सुबट कही में मरसा सही, पिण में पद्मिनी आपा नहीं। लेकिन उसने कहा कि
पद्मिनी आपके पास आना चाहती है, लेकिन वहाँ जितने भी वीर हैं वो वीरों ने यह निश्चय किया है कि हम मर जाएंगे लेकिन पद्मिनी को नहीं देंगे। मैंने सभी वीरों को समझाया है और वीरभान को भी समझाया है कि कैसे भी करके इस बात को दबाओ। क्यों आज ढबई छे बात तेनी जाना छा मिल सिगार, पद्मिनी मेलियो हूं तुम पड़ी। और कैसे भी करके, इसलिए पद्मिनी आपके पास आ नहीं सकती क्योंकि वो तो युद्ध करना चाहते हैं, इसलिए पद्मिनी ने मुझे आपके पास भेजा है। पद्मिनी मेलियो हूं तुम भणी, विनय भगति विनवा घड़ी विनवा। और मुझे आपके पास यह विनय करने के लिए भेजा है। वली जी का होई छह बात कहसी आवी ते बात। और भी जो कुछ बात होगी मैं आपको सवेरे आकर बताऊंगा। सीख दियो हुई मुझने सही, पद्मिनी पास ही जाऊं भाई। अब मुझे आप विदा दीजिए, मुझे सीख दीजिए। ज्योति होसी मुझसी मुझनी बात, वह मेरा इंतजार कर रही होगी, मेरी प्रतीक्षा हो रही होगी। करती होसी अति उच्चार, बहुत उच्चाटन मन से, बहुत उत्सुकता के साथ वह मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। क्यों? विरह विता नहीं सहे विरहिणी, काम पीऊ घटी चाले। उसके पूरे शरीर में आपके न मिलने के कारण विरह व्याप्त हो गया है। जैसे ही तुझ संदेश सुधारस दिसु, पाऊं तू जय सुनाऊं तिसु। आप अब जो संदेश देना चाहते हैं वह संदेश मैं उसे जाकर सुनाना चाहता हूं, ताकि उसका जो भाव है वह भाव में कुछ उसे आनंद की प्राप्ति हो। असी पति इन पर संभली, पद्मिनी प्रेम प्रकाश वैण बांधी मनी मेल लेंगे। उसके मन में उसने निश्वास छोड़ा, काम बाण कुन सकई। और उसने जब अलाउद्दीन के पास पद्मिनी का यह संदेश पहुंचा, तब वह उसके मन में पद्मिनी के प्रति और अधिक प्रेम जागृत हुआ। ऐसा लगता है कि यहाँ कवि ने लिखा है कि अलाउद्दीन वह सांप की तरह है और बादल उस गारुड़ी, उस सपेरे की तरह है जिसने उस सांप को प्रेम के भाव से, जैसे सांप को बीन सुनाकर सपेरा जगा देता है, ठीक उसी प्रकार अलाउद्दीन रूपी सांप को बादल रूपी सपेरे ने पद्मिनी के प्रेम का संदेश सुनाकर उसकी भावना को जागृत कर दिया। बोलई अस्पति बादल सुनु, तुम जो आयो मुझ घरे प्राणु, भगति जुगति तुझ के ही करा, कई दीठे मन माए करा। अब वो समझ नहीं पाता है अलाउद्दीन की यह भी किसी षड्यंत्र की बात करता है, और अलाउद्दीन उस बादल की बातों में आ जाता है और वह ये कहता है कि तुम इतना अच्छा संदेश लेकर आए हो, मैं तुम्हारी क्या आवभगत करूं। तुमने आज मेरे मन को बहुत शांति या आनंद प्रदान किया है। जय पद्मिनी सु हम करियो प्रीति, रूढ़ी परी सौ भाके रीथी। जय हम हाथी चढ़ी पद्मिनी, तू मुझ घरी सु होशी धनी। और यदि पद्मिनी मेरे हाथ में आ जाएगी तो तू मेरा सेवक तो क्या, तू मेरा स्वामी बन जाएगा। एम कही निज करसों साही, पहरा व्यो बादल पत्सा, लाख सुनैया दीदा सार, हैवर गएवर अस्त्र अपार। और इतनी बात को सुनाकर अलाउद्दीन खिलजी अपने हाथों से बादल को वस्त्र, गहने, आभूषण से सम्मानित करता है और उसे 1,00,000 सोने की मोहरें देता है। और बादल अलाउद्दीन से वह सम्मान प्राप्त करके पूजन गढ़ की ओर प्रस्थान करता है। और वह आगे क्या करता है, इसके लिए वह चित्तौड़गढ़ की तरफ प्रस्थान करता है। और वह अपने घर वापस जब पहुंचता है, तब गौरू रावत मनी कह गई हो, करसी बादल सगलू गई। और उसने कहा, गौरा को जब यह बात पता चलती है, गौरा से जाकर जब मिलता है, तब गौरा को लगता है कि हाँ, अब बादल ने जो बात सोची है वह बात होकर रही। और जब पद्मिनी को भी यह बात पता चलती है, तब वह भी बहुत प्रसन्न होती है।
सुबट सऊ संख्या मन माहे, लेकिन जो वीर हैं उनके मन में आशंका होती है, बादल अंगई अधिकी आए, कि ये बादल बहुत अधिक या कुछ और अधिक कुचेष्टा कर रहा है। सिगत निछानी राखी रही, बांधी अग्नि हुई तो दहे। इतनी बड़ी जो योजना है, उस योजना को किस प्रकार हम छुपा कर रख सकते हैं, क्योंकि यह बात तो बहुत ही जल्दी बाहर हो जाएगी, और अगर इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया तो पद्मिनी भी जाएगी और हम सब मारे जाएंगे। तब बादल उन सब से मंत्रणा करता है। बादल बैसी की मंत्रणो, कहू बात ते सगला सुनो, 20 सहज सज्ज करू पालकी, बात न जाने जिम को लो। और उसने कहा हमें 2000 पालकियों को तैयार करना है, और इस प्रकार से तैयार करना है कि जिसकी बात को कोई भी पहचान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। और वह क्या कहता है, ऊपरी अधिक घरू उछा, पागतियां बंधु पटवारी, दुई दुई सुबट रहा रहू त्या माही, सही संजूह गटे संवाय। और उसने कहा उन पालकियों में, 2000 पालकियों में 2-2 वीर उसके अंदर रहेंगे। साचा शस्त्र घना आदरी, बैसु मन माही साहस धरी, लारो लारी करू पालकी, कैसे माहे छे तसु सखी। और उसने कहा कि इन पालकियों को एक के साथ एक जोड़कर रखना है, और यह कहा जाएगा कि इस पालकियों में पद्मिनी की दासियां हैं। बिची पालकी पद्मिनी तणी, परठी शोभ करू तिण घनी, साचियों पद्मिनी तणु सिंगार, ऊपरी थापू भमरे गुंजार। और उसके कहा जो बीच में पालकी होगी, वह बीच की पालकी पद्मिनी की होगी, और उसे विशेष प्रकार से सजाया जाएगा। और तिण माही गोरू रावत रहो, और उस बीच वाली पालकी में पद्मिनी की जगह गोरा रावत रहेगा। बात रखे को बाहर कहूं, और कोई भी बात नहीं रखेगा। एक प्रतिबिंब पद्मिनी माही, आलिम ने सकई जिम्ना होता है। और एक प्रतिबिंब, एक चित्र पद्मिनी का उसके अंदर रखा जाएगा। और उन पालकियों के बीच में क्या करना है, छेकी विजय ने राखू छती, लारो लारी करू लाड़ती। और उन पालकियों के बीच में किसी प्रकार की दूरी नहीं होनी चाहिए, सभी पालकियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए। गडनी पौली लिगा उलाद, सैनी समय पे, और उनको इस तरह से सेट करना है कि अलाउद्दीन की जो सेना है, उस सेना तक वे पालकियां पहुंच जाए। हूं जाई आनी सू राजान, पहुंचा रेसा नृप निधि थान, पछे करे सा सबलू किलू, ए आलोच अछई अतिमान। और उसने कहा मैं एक बार उसकी सेना में जाऊंगा, और मैं उन पालकियों के माध्यम से अंदर ही अंदर राजा रतन सेन को गढ़ में पहुंचा दूंगा। उसके बाद हम जो करना चाहेंगे, जो युद्ध करना है, या जिस युद्ध कला का हमें प्रदर्शन करना है, हम उस युद्ध कला का प्रदर्शन करेंगे। सगले सुबटे थापी बात, परठू करता हूँ प्रभात, सीख सऊ समझावे करी, चालियू बादल चंचल चढ़ी। और बादल जो है वह घोड़े पर चढ़कर चलता है। आज इतना ही, बाकी का कल देखेंगे।